तो आज हम पढ़ेंगे राज्य के उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत। तो राज्य के संबंध में मार्क्सवाद की विचारधारा समानमत के विपरीत है। प्लेटो, अरस्तु और अन्य अनेक विचारकों के मत है कि राज्य एक ऐसी स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है, लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्स क्या बोलते हैं? मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते हैं। राज्य क्या है? राज्य एक वर्गीय संस्था। राज्य क्या है? राज्य एक वर्गीय संस्था मार्क्स मानते हैं। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था। जो आदिम समाज था, आदिम समाज में मनुष्य के हितों के लिए कोई संघर्ष नहीं था। इसलिए संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेता था और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। आदिम समाज में राज्य का कोई भी अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उनके हितों में कोई संघर्ष नहीं था, और कोई मामला भी होता था तो मिलजुल के बांट करके उसको क्लियर करा लेते थे। लेकिन दास प्रथा युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथ में क्या क्या आ गया? जो स्वामी थे उसके हाथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादक के साधन आ गए। वे दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि के व्यापक की गई इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्गों पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया। तो राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है? वर्ग भेद। इसके अनुसार पहला क्या है? राज्य का उत्पत्ति का कारण क्या है? वर्ग भेद। दूसरा कारण क्या है? राज्य और शासन शोषण के यंत्र। राज्य और शासन शोषण के। राज्य और शासन क्या है? शोषण के यंत्र है। तो राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ है और राज्य संस्था सदैव शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है। सामंती युग में राज्य की शक्ति और साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था और उसके द्वारा वे बहुसंख्यक किसान जनता का शोषण और उत्पीड़न करते थे। पूंजीवादी युग में राज संस्था पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य है और पूंजीपति वर्ग राज संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। पूंजीपति वर्ग किसका शोषण करता है? श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स के अनुसार यह बात प्राचीन काल से निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान के तथाकथित लोकतांत्रिक राज्यों के संबंध में भी सत्य है। मार्क्स और एंजल्स के अनुसार राज्य एक पक्षपात रहित वरना यह एक ऐसी वर्गीय संस्था है जिसका उद्देश्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना और उसे शोषित वर्ग के
शोषण की ओर प्रवृत्त करना है। मार्क्स के शब्दों में मार्क्स कहते हैं राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एंजिल्स ने कहा है कि राज अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। अब अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व ये क्या है? अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। मार्क्स राज को अनावश्यक कहकर उसके विलीनीकरण में तो विश्वास व्यक्त करता है, लेकिन इसके साथ वह यह मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज का अंत संभव या वांछनीय नहीं है। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। इस काल में राज की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के अवशेष को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवादी सरकार द्वारा पूंजीवादी तत्वों को समाप्त किया जाएगा तथा संपत्ति को सामाजिक नियंत्रण में लाया जाएगा। अब राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श। वर्गहीन समाज की स्थापना। वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श। साम्यवादी राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं। उनके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है, अतः उनका विचार है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्य विहीन तथा वर्गविहीन समाज की स्थापना के बाद से वास्तविक साम्यवादी समाज का आरंभ होगा। स्वयं मार्क्स कहते हैं इस मामले में पुराने बुर्जुआ समाज तथा उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के स्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त होगी। राजहीन और वर्गहीन आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग, धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक को अधिकतम न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसा समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए उसकी आवश्यकताओं और योग्यता के अनुरूप वस्तुएं पारिश्रमिक प्राप्त होंगी और जो व्यक्ति काम करने योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक बीमे की व्यवस्था की जाएगी। अब मार्क्स के राज्य उत्पत्ति के मामले में कुछ आलोचनाएं भी हैं, उसको देख लिए। राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं वरना एक नैतिक संगठन है। मार्क्स के अनुसार राज्य एक ऐसा वर्गीय संगठन है जिसका प्रयोग पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करने के लिए करता है, किंतु मार्क्सवाद के आलोचकों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संगठन न होकर एक नैतिक संगठन है। उसका उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का विकास करना राज्य का आधार शक्ति नहीं वरना इच्छा है। दूसरा है वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है। वर्तमान राज्य क्या है? सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है। मार्क्स के द्वारा राज्य को सर्वहारा वर्ग का शत्रु बतलाया गया है, किंतु बाद का इतिहास इस धारणा को शिष्ट नहीं करता है। इसके अनुसार पूंजीवादी देशों में पूंजीपति अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए श्रमिक वर्ग और सामान्य जनता के हितों में कानून नहीं बनने देते, किंतु पिछले लगभग 50 वर्षों में या 50 वर्षों से
विश्व के सभी राज्यों द्वारा कल्याणकारी राज्य का विचार स्वीकार कर लिया गया है और अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के सभी देशों में श्रमिकों के हित में अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार राज्य श्रमिकों के शोषण के रूप में नहीं बनना, उसके उत्पादक और कल्याण के प्रमुख उपकरण के रूप में कार्य करता है। राज्य अस्थायी नहीं बनना स्थायी है। तो मार्क्स राज्य को एक अस्थायी संस्था मानते हैं। उसके अनुसार विलीनीकरण की धारणा व्यक्त की गई है, किंतु वास्तव में राज्य मानवीय स्वभाव की मूल अस्थायी प्रवृत्तियों पर आधारित होने के कारण एक शाश्वत संस्था है। हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मार्क्स राज्य को एक वर्गीय व कृत्रिम संस्था मानता है, जिसका निर्माण पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा या गरीब वर्ग के शोषण के लिए किया गया है। वर्गों और शोषण की समाप्ति के साथ ही साम्यवादी व्यवस्था में राज का धीरे धीरे लोप हो जाएगा। धन्यवाद। ये भी टॉपिक आज खत्म हुआ। अब